हेलो एवरीवन, मेरी हिंदी कहानियां में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी है रचना के बाझिन होने का कलंक कैसे मिटा। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अरे ऐसे उदास क्यों बैठी हो? उदास बैठी रचना के कंधे पर हाथ रखते हुए शिवम ने पूछा। अपने मनोभाव को छिपाते हुए रचना हड़बड़ा कर उठी। कुछ नहीं, ऐसे ही बैठी थी। आपके लिए चाय बना दूं? रचना के माथे पर खिंची लकीरों को देखकर शिवम को अंदाजा तो हो गया था कि कोई तो विशेष घटना घटित हुई है। शिवम ने रसोई घर में रचना के पास जाकर प्यार से पूछा, रचना, तुम्हारे चेहरे पर उदासी मुझे अच्छी नहीं लगती। क्या बात है, बताओ ना। शिवम के प्रेमपूर्ण स्पर्श ने जैसे उसके तपते मन पर बर्फ सी रख दी। रचना की आंखें पिघल उठी। क्या मैं इस कलंक से मुक्त नहीं हो सकती शिवम? शिवम उसके दिल की बात समझ गया। उसे सोफे पर बैठाया, खुद ही दोनों की चाय कप में पलट कर लाया और फिर प्रेम से पूछा, क्या हो गया आज जो तुम्हारा दिल इतना भर आया है? क्या घर से फोन आया था? रचना ने ना में सिर हिला दिया। शिवम के बार बार पूछने पर आंखों में रुकी नदी बहने ही लगी। शाम को तुम्हारे आने से पहले काव्या के घर बच्चों के लिए इडली संभाल लेकर गई थी। अच्छा फिर? काव्या भाई साहब से कह रही थी कि आज सुबह उस मनहूस बाज का मुंह देखकर गए थे, इसलिए सब काम बिगड़ गया। इतना कहते ही वह शिवम से लिपट कर रोने लगी। इतनी छोटी बात कह दी भाभी जी ने। शिवम भी अब थोड़ा गंभीर हो गया। आंसू पोंछते हुए वह आगे बोली, सुबह ऑफिस जाने से पहले मैंने भाई साहब के प्रोजेक्ट के बारे में पूछा था। वह बड़ा प्रोजेक्ट उनके हाथों से निकल गया। ओह, तो इसमें तुम्हारा क्या दोष? शिवम रचना को सीने से लगाकर शांत करने का प्रयास करने लगा। आज तक वह खुद को और उसको अपशब्दों की आग से बचाने की कोशिश ही करता रहा। शिवम, मैं वापस जा रही थी कि काव्या की आवाज आई कि कौन है? तो बच्चों धीमे से बोले कि अरे वही पड़ोस वाली मनहूस आंटी थी। यह शब्द मुझे भीतर तक छलनी कर गए। फिर पुरानी बातें याद करके रचना रोते रोते ही सो गई। रचना की शादी हुए 8 साल बीत चुके थे, लेकिन उसकी गोद हरी नहीं हुई थी। संतान सुख पाने के लिए उन्होंने कितने ही जतन किए, पर कुदरत की इच्छा के सामने दोनों असहाय हो गए। एक तो पारिवारिक दुख से वैसे ही आदमी अधमरा हो जाता है, इस पर इंसान भी इंसान को दर्द देने में पीछे नहीं हटता है। अपने कस्बे की छोटी सोच के तानों से बचने के लिए ही वे दोनों इस अनजान शहर में आकर बस गए थे। यहाँ हर समय लोग दूसरों के व्यक्तिगत जीवन में दखल अंदाजी नहीं करते थे। निजी जीवन में अधिक ताक झाक से मुक्त वे दोनों शांति से जी रहे थे, लेकिन इस घटना ने उनका यह भ्रम भी तोड़ दिया। जाहिर है इस घटना के बाद से रचना ने काव्या से बोलचाल बंद कर दी। उसके मन में घृणा के अंकुर फूट चुके थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि कोरोना महामारी ने पूरे विश्व में कोहराम मचा दिया। लॉकडाउन की जीवन चर्चा ने अवसाद को चरम पर पहुंचा दिया था। 4 दीवारी के भीतर घुटन के छड़ों से कुछ मुक्ति मिली ही थी कि कोविड की दूसरी लहर ने महाविनाश शुरू कर दिया। बोरियत से बचने के लिए रचना ऑनलाइन हॉबी क्लास में अपना समय व्यतीत करती थी। उस समय शिवम वर्क फ्रॉम होम के कारण घर पर ही रहता था। एक दिन शाम को घर की घंटी बजी। इस समय कौन होगा, यह सोचते हुए शिवम ने दरवाजा खोला। बाहर काव्या का पति पारस बहुत अधिक परेशान मुद्रा में खड़ा था। क्या हुआ भाई साहब, सब खैरियत? शिवम ने उनकी परेशानी की रेखाएं पढ़ते हुए पूछा। भाई साहब, काव्या का ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन हो गया है।
उसे अस्पताल में भर्ती कराने जा रहा हूँ। अरे जल्दी कीजिए, बताइए मैं भी चलूं। शिवम ने अपना मास्क ठीक करते हुए कहा। पारस ने हाथ जोड़ते हुए कहा, भाई साहब, घर में दोनों बच्चे अकेले हैं, आप और भाभी जी उनका ध्यान रखिएगा। जी जरूर, आप निश्चिंत रहिए। भाभी जी को जल्दी अस्पताल पहुंचाइए। अंदर रचना दोनों की बातचीत सुन रही थी। पारस के जाते ही उसने तुरंत शिवम को टोका, आप भी कितने नासमझ बनते हैं, काव्या को कोरोना है। घर के सभी सदस्य संदेह के घेरे में हैं। हम क्या मदद कर सकते हैं? अरे ऐसी समस्या आई है, मदद तो करनी ही होगी। अपने दुनिया भर के रईस रिश्तेदारों का गाना गाते हैं, उन्हीं को बुला लेना। तुम भी कैसी बातें करती हो? इस लॉकडाउन में कोरोना के डर से कौन रिश्तेदार आ जाएगा? रचना का तो रत्ती भर मन नहीं था, लेकिन शिवम की नाराजगी के आगे उसकी एक नहीं चली। वह फोन पर पारस से कुशल छेप पूछता, वह भी रचना को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। 2 दिन ही बीत पाए थे कि पारस की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आ गई। अब तो स्थिति बहुत खराब हो गई। कोई रिश्तेदार मदद को आ नहीं पाया। उनके दोनों बच्चे दिव्यांश और सृष्टि की देखरेख की जिम्मेदारी शिवम ने ले ली। रचना को यह सब खोटी आंख नहीं सुहा रहा था। इसी कारण दोनों के बीच तलखियां भी बढ़ गई थी। रचना जब भी दोनों बच्चों का खाना पैक करती तो उसके घृणास्पद हाव भाव से शिवम का मन खिन्न हो जाता। वह काव्या को निशाना बनाकर कुछ न कुछ बड़बड़ाती ही रहती। इसी कारण बच्चों की रिपोर्ट नेगेटिव होने के बावजूद शिवम उनको घर नहीं लाया। शिवम ने अगले दिन स्वयं पर नियंत्रण करते हुए रचना से बच्चों को घर लाने का अनुरोध किया। उसने उसकी मनोदशा समझाते हुए प्यार से समझाया, देखो रचना, हमारे कर्म हमारे साथ हैं और दूसरे के उसके साथ। हमें अपने खाते में अच्छी चीजें रखनी है या दूसरों की तरह कंकड़ पत्थर। रचना ने शिवम की बात का जवाब नहीं दिया। शिवम ने मोबाइल में दिव्यांश और सृष्टि का वीडियो दिखाया, जिसमें वह मम्मी पापा से रोते हुए प्यार जता रहे थे और जल्दी सही होने की मनोकामना कर रहे थे। उस वीडियो को देखने के बाद रचना एकदम चुप हो गई और चुपचाप खाना बनाने लगी। उस रात वह सही से सो नहीं पाई। अंतर मन के सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों का आपस में टकराव होता रहा। इसी द्वंद में वह कब सो गई उसे पता ही ना चला। सुबह पता चला कि काव्या की सांसें उसका साथ छोड़ चुकी थी। रचना को दिल में धक्का सा लगा। काव्या और उसके परिवार के सब सदस्यों के चेहरे एक एक करके सामने आते और उनके अंतस को उद्वेलित करके चले जाते। पारस के बड़े भाई साहब आ चुके थे। दिव्यांश और सृष्टि की रोने की आवाजें बाहर से ही सुनाई देनी शुरू हो गई थी। रचना ने बिलखते हुए बच्चों का रुदन देखा तो अंदर तक सिहर गई। 9 साल का दिव्यांश और 4 साल की सृष्टि बिना माँ के कैसे रहेंगे, वह सोचती ही रही। काल की क्रूर आंधी यही नहीं ठहरी। 2 दिन बाद ही पारस का भी हृदय गति रुकने से देहांत हो गया। इस खबर के साथ ही रचना का दिल बैठ गया। अचानक से हुई इस घटनाक्रम में अतीत चलचित्र की भांति उसकी आंखों के सामने चलने लगा। काव्या और पारस के साथ बिताए स्नेहपूर्ण 3 सालों के दृश्य आंखों के आगे आते और धुंधला हो जाते। बस एक दुर्भावना ने इस सौहार्दपूर्ण संबंध को फीका कर दिया था। बच्चों को अपने माता पिता से आखिरी समय मिलना भी नसीब ना हो सका। संवेदनाओं में डूबी रचना निकलते बैठते खिड़की से काव्या के घर को ही ताकती रही। शाम को उदासी भरी खामोशी तोड़ते हुए उसने भरी आंखों से शिवम को देखा और कहा, शिवम, काव्या के परिवार पर जो बीती उनसे मेरा मन बहुत झकझोर दिया है। क्या कर सकते हैं, हम सब बेबस हैं। रचना ने आंखें बंद करते हुए कहा।
मैंने बहुत सोचा तो पाया कि अब उन बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। रचना, ज्यादा परेशान मत हो, हमारे बस में कुछ नहीं। रचना चुप हो गई। क्या कहना चाहते हो तुम? क्या हम उन दोनों बच्चों को हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकते? शिवम यह सुनकर अवाक रह गया। रचना की तरफ से इतने बड़े फैसले पर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। कानूनी तौर से हो पाए या नहीं, लेकिन मैं उन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी पूरी तरह से उठाने को तैयार हूँ, उनकी माँ की तरह। आप घर वालों से बात करके देखिए। शिवम एकटक रचना का ममता भरा चेहरा देखता ही रह गया। रचना की आंखों से करुणा का झरना फूट पड़ा था, जो उसके पथरीले विचारों को पूरी तरह भिगो चुका था। आज तो शिवम की आंखों में भी पानी की बूंदें उतरने लगी। समय की गर्म आंच में रचना के मन के सभी बुरे भाव जल चुके थे। अब उसके आंचल में केवल ममता ही ममता भरी थी, जिसने उसे 2 बच्चों की मां बना दिया था।